प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुक्मरान इत्तेहाद हो, अपोजिशन हो, सारे रियासती इदारे, सबको नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जस्टिस याहिया अफरीदी से बड़ी उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक ऐसे वक्त में मुल्क के सबसे बड़े मुनसिफ ओहदा संभाला है जब सियासत ही नहीं, इदारे भी, और इदारे ही नहीं, जुडिशरी भी पोलराइज्ड है, तकसीम है, और यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन 3 साल टेन्योर में उन्हें सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बेशुमार चैलेंजेस का सामना होगा। अगर वो अपने ही इदारे से शुरू करें तो सीनियर जजेस जैसे मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ वर्किंग रिलेशनशिप उन्होंने कैसे बनाने हैं, बड़ा चैलेंज होगा। साबिक चीफ जस्टिस की पॉलिसीज़ और फैसलों से नाराज़ साथी कॉलीग्स को उन्होंने कैसे नॉर्मल करना है, ये एक चैलेंज होगा। ये चैलेंज होगा कि चीफ जस्टिस कैसे पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान सुपरमेसी की लड़ाई को बैलेंस करते हैं। ये भी एक चैलेंज होगा कि इलेक्शन कमीशन अपनी हुदूद से निकल कर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने से इनकारी हो चुका है। अब आईनी बेंच की ताकत को मानकर उनके पास जाने वाले केसेस में तफरीक करना एक चैलेंज होगा। चैलेंज होगा कि वो तेरा जज, ये मेरा जज, ये जो कल्चर एक शुरू हो चुका है, जो बेंच देखकर फैसलों का अंदाज़ा लोग लगाना शुरू हो गए, जिसे अब ख़त्म ना किया गया तो फाजिल इदारा और मज़ीद कमज़ोर होकर रह जाएगा। आज भी एक आम पाकिस्तानी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो तो वो इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा ही खटखटाता है। इस पाकिस्तानी के एतमाद की बहाली भी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क पर नज़र लगाए करोड़ों वोटर्स का इत्मीनान भी यकीनन एक बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ वर्ल्ड रैंकिंग के 142वें में से 129वें नंबर पर है और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इन वजूहात को फिगर आउट करना भी एक चैलेंज होगा। मुल्क में सारी सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना यकीनन चीफ जस्टिस का वो कारनामा होगा जिसे साबिक कई चीफ जस्टिस नहीं कर पाए हैं, नाकाम रहे हैं। नाजरीन, ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत के आगे अगर कोई पाकिस्तानी लीडर बंद बांध सकता है तो वो कोई और नहीं, वो मियाँ नवाज शरीफ है। लेकिन यहाँ उनकी मौजूदगी में नून लीग 26वीं आईनी तरमीम में बंदे पूरे नहीं कर सकी। ये वही नवाज शरीफ है जो 2/3 अक्सरियत खुद लेकर असम्बलियों को फतह कर चुके हैं। खामोशी से बाहर जाने वाला यही नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च करते तो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले सारी रियासत को ताबे कर लेते। ये वही नवाज शरीफ हैं जो अकेले निकलते तो पाकिस्तानी उसे कारवां बना देते। ये वही नवाज शरीफ हैं जो बयानियाँ बनाते तो अवाम को ऐसे कायल कर लेते जैसे उनके दिल की आवाज़ हो। लेकिन आज जब वो खामोशी से लंदन जा रहे थे तो उनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद उनके पास कोई बयानिया नहीं था। यानी सारी कहानी का हम अहाता करें तो ये खामोशी उस दलेर मियाँ नवाज शरीफ का तर्ज सियासत नहीं जिसे हम जानते हैं। उनके करीबी साथी और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ की सोच के तर्जुमान हैं। कहा जाता है कि जो मियाँ साहब के जहन में होता है वो मियाँ जावेद लतीफ़ की ज़बान पर होता है। वो कहते रहे कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ धोखा हुआ तो क्या इसी धोखे की वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान से चले गए हैं? इस सवाल का जवाब पूरी मुस्लिम लीग नवाज़ में से अगर किसी के पास हो सकता है या कोई इसका बेहतर जवाब एलेबोरेट इस सवाल को कर सकता है तो वो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ही हैं। और वही आज मेरे साथ प्रोग्राम में हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। सबसे पहले तो मियाँ साहब, नवाज़ शरीफ साहब के जाने पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे, मियाँ नवाज शरीफ वापस आए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर ख़त्म हुआ, मियाँ नवाज शरीफ साहब चले गए तो बड़ी तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि अब मियाँ साहब नहीं आएंगे। एक तो वो सियासत से बहुत यहाँ दिल बर्दाश्ता हैं, पॉलिसी से दिल बर्दाश्ता हैं, तो ये तनकीद क्या बिला जवाज़ है? शुक्रिया, मगर मैं आपकी खिदमत में पहले ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से जी कि जो आपने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनके सामने बेशुमार चैलेंजेस हैं 3 साल के अंदर। मैं थोड़ा इसमें इजाफ़ा करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि बाकी अदारों के अंदर भी जितने हेड्स हैं उनके सामने भी बेशुमार चैलेंजेस हैं। और ये अच्छा सवाल उठाया आपने कि चैलेंज ये जो हैं ये कौम को भी हैं, अदारों को भी हैं, मगर ये बताने वाला कोई नहीं
कि इस गर्दाब में फंसाने वाला कौन है और फंसाने वाले जो हैं उनको क्यों बरी कर दिया जाता है या क्यों उनका जिक्र नहीं किया जाता, और जो अपना कंधा या अपनी गर्दन पेश करते हैं इन मसाइल के हल के लिए हमेशा मूर्द इल्ज़ाम भी उन्हीं को क्यों ठहराया जाता है। अब दूसरा सवाल ये है जो आप फरमा रही हैं कि क्या ये महज हुस्ने इत्फाक था कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए और आज दूसरे नए चीफ जस्टिस आए हैं और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। कोई उसने इत्फाक नहीं था, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हम आए थे जब काजी फ़ाइज़ ईसा आए थे। वजह यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के होते हुए 9-10 मई हो जाए और 9-10 मई के मुलज़मों को बल्कि मास्टरमाइंड को बल्कि मरकज़ी मुलज़म को गुड टू सी यू चीफ जस्टिस अपनी अदालत में कहें और उनको रिहा कर दें और पाकिस्तान जो है वो भीख मांगता रहे अपने लिए इंसाफ की, तो फिर नवाज शरीफ को नहीं आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो बाक़ियात थी साकिब निसार की, और साकिब निसार वो थे जिन्होंने किसी की ख्वाहिश पे, आलमी कुव्वतों के दबाव पे या पाकिस्तान के अंदर वो अशख़ास जो थे जो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ का वजूद बर्दाश्त नहीं करते थे या उनसे दुश्मनी रखते थे और फ़ैसला लिया 2017 में और पाकिस्तान इस गर्दाब में फंस गया। जब तक वो सारा लोग हट ना जाते, नवाज शरीफ को वापस आने की ज़रूरत क्या थी या मजबूरी क्या थी? हाँ, मजबूरी थी जब आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, वो बार बार पाकिस्तान आए जब उनको कहा जाता है कि 10 साल का एग्रीमेंट वो करके गए थे, मगर पाकिस्तान के अंदर आए तो अदालतों ने फिर क्या सलूक किया उनके साथ, उस वक्त की अदालतों ने भी। तो फिर आज तो एक सिविलियन सेटअप था, उसके होते हुए तो फिर वो उन्होंने अटेम्प्ट इसलिए ना की कि आज लोग कहेंगे भाई मार्शल लॉ तो नहीं, आपकी हुकूमत है, और आपकी हुकूमत कैसी है कि बंदियाल साहब बैठे हुए हैं। सही ये है उस चीज तो ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि सोच समझ कर एक मंसूबे के तहत आए, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा थे और बंदियाल साहब के दौर में इसलिए नहीं आए क्योंकि 9 मई के मास्टरमाइंड को वो गुड टू सी यू बोले। लेकिन आज जब वो गए हैं, क्या ये भी सोच समझ कर और एक मंसूबे के तहत गए हैं? जहाँ तक आज का तल्लक है तो मैं आपको बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ कोई खुदा न खास्ता महीनों के लिए नहीं गए, चंद हफ्तों के लिए गए हैं, और वो भी उनके कुछ रुफ़का पुराने जो थे वो कुछ उनकी ताज़ियत के लिए गए हैं, उनके 1-2 करीबी दोस्तों की, और दूसरा अपने चेकअप के लिए। आपको अगले 1-2-3 हफ्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो नज़र आएंगे। और जहाँ तक आपने ये बात की कि क्या नवाज शरीफ मायूस हो गए हैं और 8 फरवरी के नताइज का आपने ज़िक्र किया, तो मैं ये आपसे सवाल करूँगा कि क्या पाकिस्तानी कौम जो है वो 8 फरवरी के नताइज से मुतमिन हो गई है? क्या आज जो कुछ होता आ रहा है या आज भी जो सहूलतकारी मैसर है, या 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद भी जो सहूलतकारी मौजूद है, उसके होते हुए अगर पाकिस्तानी या उनके रुफ़का जो हैं या उनके साथी जो हैं या उनकी जमात जो है, अगर वो मुतमिन नहीं है तो क्या नवाज शरीफ मुतमिन हो सकते हैं? आज सहूलतकारी किसके लिए हो रहे हैं? हो रही है 8 फरवरी के लिए सहूलतकारी किसके लिए हुई? आप 8 फरवरी को भी पिक एंड चूज़ के लिए सहूलतकारी हुई, और मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूँ कि वो सहूलतकारी जनरल फैज़ हमीद की जो बाक़ियात थी, अदारों के अंदर जो उसका असर रसूख था, बल्कि सिविल सेटअप में भी उनका जो असर रसूख था, जो छोटी बड़ी रैंकिंग थी, उन्होंने बिल्कुल उनको सहूलत दी। पीटीआई के लोगों और मुस्लिम लीग के कुछ लोगों को फार्म 47 की जो पैदावार कहा जाता है वो पीटीआई के लोग भी हैं, वो मुस्लिम लीग के लोग भी हैं, और वो पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं। तमीज़ नहीं थी कि पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, दीगर जमातों के लोग भी हैं, कि उस वक्त ये फैसला
करना नहीं था मकसूद उनके नज़दीक जो फैज़ हमीद की जो मनसूबाबंदी थी कि कौन सी जमात निकले या कौन सी जमात आए, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार नहीं थे, सहूलतकार थे। और जो बरसरे इक़्तिदार ताकतवर हल्का था उनके नज़दीक ये नहीं था कि किस जमात को लाना है या किस को निकालना है। मगर जो पिक एंड चूज़ हुआ उसमें फैज़ हमीद के ताबेदार जो थे, फैज़ हमीद के लाइक माइंडेड जो थे, उन्होंने पूरा खेल खेला और ख़ास तौर पर लाहौर डिवीज़न में उनकी बाकियात या उनके लाइक माइंडेड जो थे, तो आप उन्होंने ये कह रहे हैं पूरा कि अपना रंग इसका दिखाया। मतलब जो फॉर्म 45 और 47 की कहानी है ये एक ना एक दिन खुलकर ज़रूर सामने आएगी, चाहे वो पीटीआई के जीते हुए लोग हैं जिनमें पिक एंड चूज़ हुआ, चाहे वो नून लीग के लोग हैं पिक एंड चूज़ हुआ, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। इसका मतलब ये सबकी जीत मेरिट पे नहीं है, और अगर ये पिक एंड चूज़ है तो ये सारा मामला खुलेगा और खुलना चाहिए। शाज़िया, मैं आपकी बात को थोड़ा सा एक कह लें उसकी बेहतर अपने जो मैंने कहा है उसकी तशरीह कर दूं। इस तरह नहीं मैंने कहा, मैंने ये कहा है कि फॉर्म 47 का जो तज़किरा है वो किसी एक जमात के लिए नहीं है। जी जी। फॉर्म 47 का जो तज़किरा है वो पिक एंड चूज़ आपको तमाम जमातों के अंदर नज़र आएगा, और ये खुलना चाहिए। जो लोग रट्टा लगाए हुए हैं ना कि फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत, तो फिर आपको खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जगहों पे भी फॉर्म 47 नज़र आएगा। ये कहना गलत है कि फ़लाँ जो लोग हैं वो सिर्फ फॉर्म 47 की पैदावार है, मैं नहीं हूँ। मैं भी सबकी बात खुलेगा तो सबका चिट्टा मैं भी सब पार्टीज की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि इससे तो जाहिर है फिर जो मौजूदा हुकूमत है वो घर भी जा सकती है, नुकसान भी हो सकता है। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो इत्तेहादी हुकूमत है जिनमें एमक्यूएम भी है, अगर तो सारा मामला खुलता है तो फिर तो बहुत बड़े बड़े नाम भी आएंगे और नुकसान होगा। नहीं, नुकसान देखें, रियासत का नुकसान तो 2018 के इंतखाबात में भी हुआ और रियासत का नुकसान 2024 के इंतखाबात में भी हुआ है। उस वक्त एक जमात को हटा के दूसरी को लाया गया, रियासत को नुकसान हुआ। 2024 में पिक एंड चूज़ हुआ, रियासत को नुकसान हुआ। और बदकिस्मती से इस दफ़ा जितना पैसा चला है माजी में इस तरह बोलियां नहीं लगी, ये और अलार्मिंग बात है। चौथी बात मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखें, ये मत करें कि देखें आज बेशुमार लोगों की सहूलतकारी जो हो रही है कि आए रोज़ आप सुनते हैं कि इतने बरी हो गए केसेस में फ़लाँ बंदा, इतने केसेस में फ़लाँ बंदा बरी हो गया। हमारे केसेस 20-20 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, उनके अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुए। तो जो 6 माह के अंदर केस बनता है वो ट्रायल भी हो जाता है और बरी भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें कौम के सामने होनी चाहिए। कहीं आप और जब इशारा तो हमें नहीं कर ये रहे कहा कि जाता बुशरा है बीबी इमरान खान की अहलिया रिहा हुई, उनके लिए सहूलतकारी हुई, आपका इशारा क्या उस तरफ है? क्या आपका इशारा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो उनकी रिहाई की तरफ है कि वो भी डील या सहूलतकारी के नतीजे में इनकी रिहाई हुई है? देखें शाज़िया, जो आप डील की बात करती हैं, सहूलतकारी की बात करती हैं, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डील जब होती है तो या फौरी तौर पे वो चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, मगर डील होती है जो सारी दुनिया जानती है जिनसे हो सकती है। और जो सहूलतकारी है बाज़ औक़ात फौरी तौर पे वो चेहरे बेनकाब नहीं होते, जिस तरह के फैज़ हमीद बड़ी देर बाद पकड़े गए। और आज भी जो बात मैं कह रहा हूँ कि उसके गिरफ़्तार होने के बावजूद भी सहूलतकारी मौजूद है। अब वो कब पकड़े जाते हैं सहूलतकार, ये तो फिर अदारे जानते हैं या आप देखेंगी, मैं तो देख ही रहा हूँ। मियां साहब, अब अभी 26वीं आईनी तरमीम आई, साथ ही हुकूमत खुद ही ये बातें करने लगी कि बहुत से ऐसे हुक्म मौजूद हैं जिन्हें दूर करने के लिए अब 27वीं आईनी तरमीम लाना होगी। 26वीं आईनी तरमीम लाने के लिए इतनी जो तगोदो हुई, मौलाना ने साथ दिया, 56 नुकाती एजेंडा था जो कम करके मौलाना की इंटरफेरेंस के बाद वो 22 पर आया। तो 27वीं आईनी तरमीम लाने का मतलब तो ये है कि 26 को इतनी उजलत में लाया गया क्योंकि काजी फायज़ ईसा मौजूद थे,
अब तो बिलावल खुलकर सामने आ चुके हैं, वो कह चुके हैं कि काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए ये सब कुछ हो सकता था। आप समझते हैं सब कुछ बहुत उजलत में हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि आइनी तरमीम जब भी लाई जाए उस वक्त शोर तो उठता है। इस दफ़ा शोर ज़्यादा उठा इसलिए कि जिनके मुतल्लक ज़्यादा पोर्शन था उस मसवदे का, उनकी तरफ से ज़्यादा शोर बनाया गया। और जो आप नाम ले रही हैं, ये यकीनन बात दुरुस्त है कि वहाँ से शोर ज़्यादा उठा। और उजलत की जो आप बात कर रही हैं, 7-8 माह हो गए इस हुकूमत को बने। मैं समझता हूँ कि आखिरी 3 माह के अंदर ये मसवदा लाने की बजाय अगर उस पर 5-6 माह में ही काम किया होता, आते ही काम शुरू कर दिया जाता, तो शायद आज जो शोर मचा हुआ है ये ना शोर उठता। और अब भी ये बात करूँगा कि हकीकतन में 26वीं आइनी तरमीम में भी सुकम हैं और 18वीं तरमीम में भी सुकम थे, हालांकि उस पर बड़ी डिटेल और बड़ा वक्त दिया गया और कंसेंसस से वो 18वीं तरमीम आई। आज बल्कि जब भी मैं तो ये कहूँगा, और 9 महीने भी नाकाफ़ी साबित हुए कि कुछ चीज़ों पे अभी डिबेट होना मकसूद है। और आज भी ये कहता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम हो या 27वीं आने वाली हो, उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर कंसेंसस होना चाहिए। कोई भी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवाने की बजाय कंसेंसस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। मगर बदकिस्मती ये है कि जो लोग साथ नहीं आज दे रहे या दिखाई नहीं देते आपको तरमीम में या कानून साजी में, वो अंदर बैठ के तमाम चीज़ों पे कंसेंसस उनका होता है। मगर निकल के ये कहना कि हम नहीं मानते, सिर्फ़ और सिर्फ ये ऑनेस्टली ये बात कहने लगा हूँ कि बाहर निकल के कान में किसी के ये ज़रूर वो कहते दिखाई देते हैं कि खान साहब नहीं मानते, खान साहब कहते हैं मैनू तो बाहर कढ़ो पहला। अब अगर आप आइनी तरमीम करते वक्त ये रख दें कि पहली तरमीम ये है कि खान साहब को बाहर निकालें, उसके बाद हम वोट कास्ट करेंगे, तो कौम को बता दें, फिर कौम के सामने ये चीज़ें रखें कि भाई हमारा, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी रेड लाइन है इमरान खान साहब, तो फिर कौम को बता दें भाई हमें कानून साजी या किसी और से कोई सरोकार नहीं है, खान साहब का ये फरमान है। मौलाना साहब का जो मुसव्वदा था उससे उन्होंने वो उनके लिए काबिल कबूल था। वो कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी से उन्हें कोई इख्तलाफ नहीं है। जिस तरीके से आइनी तरमीम को लाया गया, लोगों को उठाया गया, मजबूर किया गया, किसी की बीवी को उठाया गया, किसी के बेटे को उठाया गया, फिर BNP की जो नसीमा एहसान साहिबा जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में खड़े होकर रोईं, वो फिर जाहिर है वो कोई भूला नहीं, और फिर उनकी वोटिंग भी हुई, उनके वोट भी लिए गए। ये तरीक़ेकार आपको नहीं लगता गलत है? जी प्लीज़। नहीं शाजिया, एक चीज़ का मुझे अफसोस ज़रूर है कि आप देखें कि जो बात आप कर रही थी, मैं उसका जवाब दे रहा था कि जो आइनी मसवदा मौलाना फजलुर रहमान साहब लेकर आए, मैंने बारहा गौहर साहब से, अली गौहर जो हैं, बहुत दफ़ा उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, अली ज़फ़र साहब, सलमान अकरम राजा साहब, इनकी ज़बानी मीडिया पे सुना कि आलमोस्ट मौलाना फजलुर रहमान से हमारा कंसेंसस है जो मसवदा वो लेकर आ रहे हैं। और फिर उसके बाद जवाब दे देना, फिर जो आइनी कमेटी एक का बनना, उसमें अपने मेंबर्स के नाम देना और नाम देने के बाद मुकर जाना उस कमेटी में आने से, ये सारी चीज़ें भी कौम के सामने, इसका भी तस्करा ज़रूर किया जाना चाहिए कि ये क्या तरीका है कि आप ना पार्लियामान को माने, आप ना किसी अदालत को माने। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि हर चीज़ मंजूर है आइनी मसवदे की, अगर काजी फायज ईसा साहब को ना लाया जाए तो। आपको याद होगा ये भी उनके अल्फाज, बिल्कुल। और ये अल्फाज बोलने के बाद काजी फायज ईसा साहब दोबारा न तो ना आए, मगर इनको भी पूछने वाला है कि कल आप बात क्या कर रहे थे और आज दूसरी बात आप कर रहे हैं। सही। अच्छा मियां साहब, ये वही होगी ना बात कि मेरा जज तेरा जज, मेरा जज। अनफॉर्चुनेटली
मियाँ साहब, ये जो राना साहब कह रहे हैं कि जो तरमीम हम लेकर आए हैं इससे मुस्तकबिल में जो चोर दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, डू यू एग्री? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को जो 77 साल हो गए बने, कितने कानून बने, कितने आइन बने, जब कभी वक्त आता है उस पर अमलदारी का तो फिर आपने देखा जो बाइख्तियार होता है क्या वो उस पर अमल करता है? क्या अदालतें जो आज तक फ़ैसले करती आईं, क्या आइन कानून उनको ये इजाज़त देता था? जिस तरह के मैंने बंदियाल साहब का जिक्र किया, जिस तरह के मैं जस्टिस साकिब निसार का जिक्र करता हूँ, मैं खोसा साहब का जिक्र करता हूँ, या माजी में शेख मनीर साहब का जिक्र करता हूँ जस्टिस साहब का, या जो कुछ आज भी ख़तो किताबत होती है, या जो कुछ आज मोहतरम इंतहाई जजेस साहबान एक दूसरे के बारे में ख़तो किताबत करते हैं, उसके बाद मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये आइनी तरमीम जो है वो चोर दरवाज़े या जो कुछ हम देखते आए हैं वो रोक सकेगी? ये एक तरह से ही रोक सकेगी जब हम नीयत कर लें कि हमने आइन कानून के मुताबिक चलना है, चाहे किसी को फ़ायदा हो या नुकसान हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अगर मैं ये कहूँ कि दीवार से लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बाहर से ज़्यादा अपने अंदरूनी इख्तलाफात में फंसी हुई है तो ये हरगिज़ गलत ना होगा। कप्तान का जेल में होना पार्टी में खलफशार को मज़ीद हवा दे रहा है तो ये भी गलत बात नहीं है। पॉलिटिकल टीम कुछ कर रही है और लीगल टीम ने अपना रास्ता बना रखा है तो ये कहना भी गलत ना होगा। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के भाई लॉयर फैसल चौधरी के इमरान खान से एक मुलाकात हुई जो मौजूदा पार्टी क़यादत को पसंद नहीं आई और उन्हें ओहदे से हटा दिया। लीगल टीम से जो इमरान खान के तमाम केसेस वो जो देख रहे थे उनसे निकाल दिया, उनको हटा दिया। हुकूमती पाबंदियों के बीचों बीच 24 अक्टूबर को फैसल चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और इस मुलाकात में शुएब शाहीन और सलमान अकरम राजा भी थे। मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने बाहर आके बताया कि खान साहब से 3 अक्टूबर के बाद से जेल में गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने क्या बताया उस मुलाकात के बाद मीडिया को, ज़रा देखिए। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाए, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, बिजली चली गई, 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे। इसको कहते हैं टॉर्चर, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद, इस मीडिया टॉक के बाद फैसल चौधरी ने जेल में सहूलियात देने के लिए हाई कोर्ट पे एक पटिशन दायर कर दी जिसे मौजूदा क़यादत ने यह कहकर डिसऑन कर दिया, उससे लाताल्लुकी कर दी कि ये दरख्वास्त हमारी कानूनी टीम की तरफ से नहीं जो है वो दी गई। फैसल चौधरी को पीटीआई की लीगल टीम से लिहाजा फारिग कर दिया गया, जिस पर फैसल चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये दरख्वास्त उन्होंने अपने तौर पर नहीं बल्कि इमरान खान और बैरिस्टर गौहर के कहने पर दी थी। फैसल चौधरी के बाद उनके बड़े भाई फवाद चौधरी को भी उस वक्त मैदान में आना पड़ा जब पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने दोनों भाइयों को टाउट कहा और ये ऐलान किया कि अब इमरान खान के तमाम मुकदमात जो हैं वो नामजद वकला टीम ही हैंडल करेगी, जिस पर जायद है फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर पर का हाथ संभाला, जवाब दिया कि पीटीआई की असल और वफादार क़यादत को साइडलाइन करके कॉम्प्रोमाइज्ड वकला और रहनुमाओं को आगे लाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने यह भी लिखा कि फैसल चौधरी पीटीआई के 5 रहनुमाओं के केसेस मुफ्त लड़ा है, जबकि फवाद हसन का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए पार्टी तर्जुमानी की तनख्वाह ले रहा है। इमरान खान की रिहाई के लिए तगड़ा एहतजाज न करने पर जैसे फवाद चौधरी पार्टी क़यादत से खुश नहीं है, वैसे ही शेर अफजल मरवत भी आजकल पार्टी से नाराज़ लग रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कहा कि जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए उन्हें केपीके में ओहदे दिए जा रहे हैं। ये भी कहा कि आइंदा लूले लंगड़े एहतजाज नहीं होंगे। ये तमाम सूरत हाल नाज़रीन इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त तकसीम दर तकसीम
हो रही है और इस तकसीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उलझी हुई है। इमरान खान की गैर मौजूदगी में ऐसे लग रहा है जैसे इस पार्टी में सभी बड़े हो गए हैं, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा है। सवाल उठता है कि क्या पीटीआई इस तकसीम के साथ इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा करवा पाएगी। सवाल ये भी है कि इस वक्त मुश्किल हालात में पीटीआई असल हदफ है और वो कर क्या रही है। फैसल चौधरी वकला कम्युनिटी का एक बड़ा नाम भी है जो पिछले कई सालों से बड़े बड़े केसेस में रज़ाकाराना तौर पर पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि पीटीआई की वकला टीम में से सिर्फ फैसल चौधरी को ही क्यों पॉइंट आउट किया गया। पार्टी के अंदर कौन है वो जो फैसल चौधरी की कानूनी महारत से खाइफ है, क्यों नाराज़ है, किसके कहने पे फैसल चौधरी को निकाला गया, फैसल चौधरी का कसूर क्या था। इसी पर उन्हीं से जवाब लेते हैं। फैसल चौधरी माहिर कानून हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल आपका। सबसे पहले क्या वजह बनी, आपने तो हाई कोर्ट में जो पटिशन दी उसमें तो बल्कि आपने इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है, जो उन्हें सहूलियात मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, जिस तरीके से उनको रखा जा रहा है, आपने तो उनके लिए आवाज़ बुलंद की। आप तो हाई कोर्ट में पटिशन लेकर गए, इस पर आपको निकाल दिया गया लीगल टीम से। सारा मामला हुआ क्या, कौन नाराज़ है आपसे पार्टी में? देखिए, कोई नाराज़ हो तो मुझे वो नाराज़गी किसी की पता चली तो मैं आपको बिल्कुल मुतला करूँगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी जो सारी अगर वरी होगी तो सिर्फ ये होगी कि इमरान खान साहब को कोई झूठे मेरे खिलाफ कान भर के कोई नाराज़ न कर दे, बिकॉज मेरे लिए इमरान खान साहब ही अहम हैं और उनके अलावा जो है कोई और शख्स पीटीआई से जिसका ताल्लुक हो वो मेरे लिए गैर अहम है। मेरे लिए जो अहम आदमी है और मेरे लिए अहम शख्सियत जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं। मैंने जेल के अंदर जो देखा जिस पे मुझे काफ़ी अफसोस हुआ और मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि जो इमरान खान साहब के साथ ये सलूक किया जा रहा था, तो हम जो पार्टी के ज़िम्मेदारान थे या इवन लीगल एडवाइज़र इंक्लूडिंग मी, हम लोग जो हैं, क्योंकि मैं उन ज़िम्मेदारान में नहीं हूँ जो कि ये फैसला लेते हैं, मैंने एग्जीक्यूट करना होता है और वो मैं करता हूँ। और ये मैंने जो कंटेम्प्ट पिटीशन जिसमें मीटिंग भी हुई, ये फिर मैंने तंग आके खुद ही फाइल कर दी क्योंकि कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। बेगम अच्छा, तो इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं कि आपने पीटीआई की कानूनी टीम से मशावरत नहीं की, उनकी मशावरत के बगैर आपने पटिशन फाइल की। इसका मतलब वो दुरुस्त कह रहे हैं कि आपने मशावरत नहीं की, अपने ताई आपने पटिशन दायर कर दी। नहीं, आप वो मैं दो बातें कर रहा हूँ, अभी वहाँ पे भी आते हैं। ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जिनसे मुशावरत किए बगैर मैंने फाइल की, फिर उसी पटिशन का फ़ायदा लेके वो मेरे से पहले मीटिंग में भी पहुंचे हुए थे। लेकिन ये है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरा को पीटीआई के केसेस से डायरेक्ट लिंक है नहीं, मेरा लिंक है इमरान खान साहब के केसेस से। इमरान खान साहब ने अगस्त में खुद बुलाया, उनकी मेहरबानी थी। उन्होंने कहा कि आप ये केस करेंगे, जो उन्होंने मेरे जिम्मे काम लगाए मैंने वो किए और डिलीवर भी किया। जहाँ तक ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने ये बातें आपके साथ किसके सामने की कि आप ही करेंगे, आपने ही केस ये लड़ना है, आपने ही फाइल करना है? उस वक्त कौन था? मेरे उस वक्त मेरे साथ जाहिर उस फोकल पर्सन इंतजार पंजोता थे जो कि अभी जो है मिसिंग हैं 3 हफ्ते से। और एज यूजुअल उनके लिए कोई भी जो है आपने नहीं देखा होगा किसी को आके आवाज़ उठाते हुए। वैसे एक ट्वीट कर देना तो आसान है, घर बैठे आप कर दें, लेकिन कोई मुलाकातें हुई, कोई डिमांड रखी गई, कोई पार्लियामेंट के अंदर बात की गई। इज़ अ इम्पॉर्टेंट पर्सन, बट ऑब्वियसली सिंस ही इज़ गॉन तो उसकी स्पेस या प्लेस फिल करना ज़रूरी है। वो चाहे वापस आए या ना आए, अल्लाह उसकी ज़िंदगी सलामत रखे। जो है मेरा तो वो भाई और छोटा भाई भी है, बहुत अजीज है, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। बहरहाल एक ये ऑब्वियसली जब आपका दिल जलता है तो आप बात करते हैं और लोग जो हैं एक अजीब रवाज आ गया तो इस इंतजार पंजोता साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी आपकी इमरान खान साहब के साथ, वो पार्टी के और लोगों को इल्म था कि आप ये मुलाकात करने जा रहे हैं? डेफिनेटली देखिए जी, मैं तो पार्टी के और लोग क्या है, पार्टी के और लोगों से मतलब मेरा है क्या। मैं तो इमरान खान साहब की, क्योंकि पार्टी की पॉलिटिक्स से जो है ना मेरा ताल्लुक कोई नहीं है। मैं पाकिस्तान जो पार्टी की पीटीआई की पॉलिटिकल एंगल है, जो उनका पॉलिटिकल बिजनेस है पार्टी का,
I don't have anything to do with that. Neither I'm a political office holder, nor I'm the member of any political committee, nor I have desired, ना मेरी कोई उसमें ऐसी ख्वाहिश है कि मैं उसमें कहूँ, मैं उन वकीलों में से नहीं हूँ जो कि पार्लियामेंट में जो है वो वाया मीडिया जाना चाहता है। मैं तो बिल्कुल मैं अपना काम करता हूँ और काम मैंने खान तो साहब के जब खान साहब से मुलाकात हुई तो आपने क्या आपसे मंसूब खबरें भी छपी हुई थी कि आप कह रहे हैं कि मैंने तो जो सच था पार्टी में जो कुछ हो रहा है मैंने तो खान साहब को सारा सच बताया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो क्या आपने खान साहब को सच बताया था कि पार्टी में क्या हो रहा है? देखिए, मैंने खान साहब को वो जो बाहर देखते हैं हम, जो डी चौक पे हुआ, जो उनके कारकुनान के मैसेजेस मेरे तक पहुंचे, मैंने वो अमन बयान कर दिए। जो मैंने अंदर देखा, जो उनकी हालत देखी, जो ना गुफ्तबे सिचुएशन देखी, वो मैंने बाहर बयान कर दी। अगर कोई ये समझता है कि मैं खान साहब की उस दगरगूं सिचुएशन को बाहर नहीं बताऊंगा तो वो गलत समझता है। और अगर ये समझता है कि मैं असल बात या जो भी बात होगी वो मैं खान तक नहीं पहुंचाऊंगा, तो मैं माजरत के साथ फिर मैं उनके साथ दगाबाजी तो कर नहीं सकता, या मैं उन लोगों में से तो हूँ नहीं कि कुछ चीज़ छुपाएगा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट शायद है नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है। सो जो भी अगर कोई मुझे आमिर मुगल साहब का मैसेज पहुंचा, मैंने बताया, मैंने उनको अमन मिनवान बता दिया। उसके बाद जो यहाँ पे डी चौक में जो कारकुनान थे, नईम जोता थे या आलिया हमजा थी या बीबियाँ जो हैं अरेस्ट थी, उनके बारे में या इंतज़ार की गायब होने के या उनकी जो गिले शिकवे थे या गुस्सा था, वो मैंने कन्वे करना था और यही मेरा काम है। तो खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या था इस पर? देखिए, खान साहब को जो लोग जानते हैं हमारी तरह, क्योंकि हम तो उनके साथ नए नहीं हैं ना, हमें तो 10-15 साल हो गए हैं लोगों के साथ, उनके साथ। तो जो उनको जानते हैं, खान साहब बड़े तहम्मुल से बात सुनते हैं और वो किसी को एम्बैरस नहीं करते। और किसी की गलतियां जो हैं इनकी, अगर उनको किसी ने बताया होगा तो मेरी तो शिकायत के ज़ुमरे में इसलिए शायद बात नहीं आ सकती कि मैंने तो जो बात की लोगों की मौजूदगी में की, तो शिकायत तो उसने लगाई होगी जो सिर्फ आइसोलेशन में मिला होगा। अब उन्होंने क्या कान भरे, क्या बात की, वो मुझे अगर मुलाकात होगी खान से पता लग जाएगी, नहीं तो किसी तरह से तो पता लग ही जाएगी। और ऑब्वियसली आई विल हैव अ पार्ले विद हिम एंड आई विल आस्क खान साहब को इस बात का रियलाइजेशन है, अदराक है उन्हें इस चीज़ का कि वाकई उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी का हाल क्या हो रहा है? हर कोई भांत की बोलियां बोलता है, अंदर कुछ होती है बात, बाहर आके कुछ बताते हैं। हर कोई खान साहब के मंसूब उनसे उनके बयानात को उनके नाम से मंसूब करता है। हर कोई अपनी अपनी अजारादारी कायम करना चाहता है, कोई किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। खान साहब को इस तकसीम का जो पार्टी में इतनी हो चुकी है, इसका अदराक है? देखिए, उनको अदराक ये जो लोग मिलते हैं, उनको ब्रीफ तो करना चाहिए, उनको बताना चाहिए जो पॉलिटिकल लोग मिलते हैं और उनका काम क्या है। अगर ये देखें, एक तो बात ये है, देखें, ये तकसीम से ज़्यादा मैं समझता होगा ये तजाद है ओपिनियंस के, ये तकसीम तो नहीं है। ऑब्वियसली सबकी एक ही मंशा है और पीटीआई इज ऑल अबाउट इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब और कारकुनान जो बीच की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। खान साहब अगर खुद बैठे हो, अब देखिए ना 3 अक्टूबर को उन्होंने जो बैन किया उनका मुलाकात, और उसके बाद से जो तरमीम का ये सारा सिलसिला किया, ही डिड नॉट इवन एक्सेस टू द पीटीवी, वो भी बंद कर दी गई और न्यूज़पेपर्स तक भी नहीं दिए गए। और ना उनको ये पता था कि तरमीम हो चुकी है, ना उनको ये पता था कि बेगम साहबा की ज़मानत हो चुकी है, ना उनको ये पता था कि जो बहनों की ज़मानत हुई है या नहीं हुई है, या ये वो हम लोग जाके बता देते हैं कि सर ये हुआ। और उसमें पहले इंतज़ार साहब भी जाते थे, मैं भी जाता था जब वो, और हम भी जाते हैं, बता देते हैं कि सर ये, क्योंकि बाहर की ज़ाहिर न्यूज़ तो अच्छा, आपके भाई जो हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, वो जब से ये सारे मामलात हुए हैं 9 मई के बाद, जब से उन्होंने भी पार्टी से अपने आप को, सियासत से अपने आप को फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग उन्होंने अलग किया, तो वो ये हमेशा कहते हैं कि मौजूदा लीडरशिप का ही कसूर है। कोई इन्होंने एहतजाज नहीं किए जो 8 फरवरी के बाद होने चाहिए थे। इन्होंने खान की रिहाई के लिए कोशिशें नहीं की। अब आप भी ये बात कर रहे हैं कि जो काम इन्हें करना चाहिए था वो आपने किया, खान साहब के साथ अंदर क्या हो रहा है, आप पटिशन लेकर गए, किसी को परवाह नहीं थी। तो क्या ये बात वाकई दुरुस्त है कि खान साहब के साथ अंदर जो कुछ हो रहा है किसी कोई बॉदर ही नहीं करता है कि कोई कोर्ट तक लेकर जाए, कोई इसके लिए आवाज़ उठाए? नहीं, मेरा ख्याल में ऐसी बात नहीं है। देखिए, फवाद साहब की जो तनकीद है ना पार्टी लीडरशिप के ऊपर, मैं उससे एग्री नहीं करता। और मैं बहुत सारी बातों से, वो अभी आपने एक
वो शख्स का नाम लिया, क्या है वो, फवाद हसन फवाद का जो भाई है, रऊफ हसन। वो हाँ, अब देखिए कि वो एक आदमी है, उसको ये भी नहीं पता कि अगर मैं किसी सियासी पार्टी का कमेटी का या मेरी पीटीआई की पॉलिटिक्स से हिस्सा ही नहीं है तो मैं डिवीजन किस तरह से करूँगा। और मेरी तो अक्सर लोगों से मेरी तो एक्सेस ही नहीं है, मेरी तो एक्सेस सिर्फ इमरान खान साहब तक है, और वो जो काम लगाते हैं मेरे जिम्मे वो मैं कर देता हूँ, ना मुझे किसी और से डायरेक्शन लेने की ज़रूरत होती है मोस्टली, क्योंकि मैं और कोर्ट में सलमान सफदर साहब होते हैं, ही इज़ वर्किंग, और वो प्रोफेशनल वकील है, डिलीवर भी उन्होंने किया है, मोस्टली तो वही करते हैं। बाकी जो सियासी वकला हैं, इनके अपने अगर कोई मामला हैं तो वो करते हैं, डिक्लेयर आते हैं, बात करते हैं, वो खान साहब और वो जाने, हमारा उनसे लेना तो देना इसका नहीं मतलब होता। फवाद चौधरी साहब जो लेकिन क्रिटिसाइज करते हैं वो दुरुस्त नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि फवाद साहब की क्रिटिसिज्म करने का मौका शायद नहीं है। अभी देखिए जो पीटीआई है वो हमारा, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये कहा जाता है कि खान साहब कहते हैं कि नहीं तुम घर बैठ जाओ, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं पीटीआई के लिए सिंपैथी नहीं रखूंगा? डेफिनेटली इमरान के लिए सिंपैथी नहीं रखूंगा। ये की वजह ये है कि हमारा उनके साथ ताल्लुक ऐसा है, जाती एक एहतराम का, एक प्यार का, एक अदब का उनके साथ ताल्लुक है, और इसीलिए मैं वॉलंटियर करता हूँ। क्योंकि पीटीआई जो है, इमरान खान साहब ने हमेशा मुझे 2015 से पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केसेस से लेके पंजाब हुकूमत के केस हों, नो कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान हों, अभी खान साहब के केसेस हों, सो आई हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन इन हिस्ट्री। इवन व्हेन आई वाज अपॉइंटेड बाय एज एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे खान साहब ने, अल्लाह जन्नत बख्श है, नईमुल हक साहब ने बुलाया और वहाँ पे कहा, बिकॉज आई वाज फ्रैंकली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट जॉब, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं आपको करना। तो बहरहाल ये हमारा उनके साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है। वो मेरा ख्याल है कि वल्नरेबिलिटीज अगर नए लोगों को हैं, और दूसरी बात ये शाजिया, ये बातें क्योंकि बड़ी इमेच्योर बातें हैं, इससे पता चलता है कि कुछ लोग सियासत से नाबलद हैं जो कि सियासी मामला कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि सियासत, देखिए पीटीआई में अगर कोई शख्स रहेगा तो खान साहब की मर्जी से रहेगा या मर्जी से आएगा या जाएगा। मेरा आपके साथ कभी पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर कौन आएगा कौन जाएगा ना डिस्कशन हुआ, ना मेरा मैंडेट है। मेरा मैंडेट लीगल, मैंने वो किया, वो जब तक कहेंगे मैं करूंगा। लास्ट क्वेश्चन, अब आप खान साहब का कोई केस आप नहीं लड़ेंगे क्योंकि आप तो उनकी अब लीगल टीम में नहीं है, क्योंकि आपको निकाल दिया गया है। नहीं, मैं उनकी लीगल टीम तो आई रियली हैव नथिंग टू डू विद दैट। मुझे इंस्ट्रक्शंस खान साहब ने देनी है, बैरिस्टर गौहर खान से मैंने कहा है, और क्योंकि कल मैंने पिटीशन भी उनके जिम्मे मैंने खान साहब की उनके कहने पे और उनके की थी, मैंने कहा आप उनसे पूछ लीजिए। I would like to meet him, obviously. I would like to seek a parley with him कि अब क्या मसला है, क्योंकि कोई ना कोई तो कान भरे होंगे ना, किसी ने कोई बात, कोई मैं नहीं चाहता कि उनके दिमाग में या उनके दिल में कोई ऐसी बात हो। बाकी मैं इम्पोज तो खुद को कर नहीं सकता। इफ ही वुड से कि हाँ तुम्हारी सर्विसेज से मुझे फायदा होता है, तुम रहो, तो आई विल भी। अगर वो कहेंगे नहीं तुम्हारी सर्विसेज हमें अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली प्रिविलेज एंड ऑब्वियसली दैट इज एन ऑनर। अभी तक मैं करता रहा, अगर वो आगे इजाजत देंगे तो दैट ऑनर विल कंटिन्यू, नहीं तो वी विल वेट कि वो ऑनर। सही, बहुत शुक्रिया माहिर कानून चौधरी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया फैसल आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।